दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक नई कुंडली लेकर आपके सामने आएंगे भी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नया कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिसको भी इनरोल करना है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल करके अ, उस कोर्स में इनरोल कर सकता है। जो भी किसी भी कुंडली की प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे अच्छा जो सूत्र होता है ना, बहुत आसानी से जिसको हम कुंडली को रीड कर सकते हैं, वो होता है केपी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कुंडली में अगर अपने बारे में अगर हमको पता करना, तो सबसे पहले आप उस कुंडली के फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को उठाएंगे। अगर उस हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जिस भाव में स्थित होगा, उसी के अनुसार हम जीवन भर उसी हाउस से संबंध बना के रखेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा उनकी फैमिली होती है और वेल्थ होती है, पैसा। ये लोग हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, उसको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते रहते हैं, उसको इकट्ठा करने के बारे में सोचते रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लोगों को नए नए कपड़े का शौक होता है। वो लोग कपड़े खरीदते हैं, भले ही उसको पहने ना पहने, उनको कपड़े इकट्ठा करने का शौक होता है। तो किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन, जब फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो, कभी कभी इस नेचर की वजह से इनको नुकसान भी होता है। इनके पास सब कुछ वेल्थ होते हुए भी इनसिक्योरिटी के शिकार हो जाते हैं ये लोग। इनको हमेशा अपनी वेल्थ खोने का डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब भी फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस में बैठेगा, तो इनका जो फोकस होगा ना, वो सबसे ज्यादा सेकंड हाउस पर होगा। तो सेकंड हाउस में फोकस होने की वजह से ये अपना थर्ड हाउस कमजोर कर लेते हैं। क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है ना, वो थर्ड हाउस का 12वां होता है। और जो थर्ड हाउस होता है, वो हमारे पुरुषार्थ का होता है। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड हाउस को कमजोर कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अ, अपने स्किल्स पे जो है ना फोकस करना चाहिए कि आपके अंदर क्या आर्ट है। सेकंड हाउस तो भगवान ने आपको प्रॉमिस करके दिया ही हुआ है कि आपकी आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी, आपके पास में पैसा अच्छा रहेगा। लेकिन जितना आप थर्ड हाउस पे काम करेंगे, जितनी आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, जितना आप अपना स्किल यूज करेंगे, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो बहुत ज्यादा सेकंड हाउस पर फोकस करने पर इनको जो है ना, इनके साहस में कमी आती है। ये पुरुषार्थ में इनकी कमी आती है, ये लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने एसेट्स का भरपूर यूज करना चाहिए। एसेट्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है, और फोकस इनका ये रहना चाहिए कि जो भी भगवान ने इनको दिया हुआ है उस पर फोकस करें और उसी के साथ में वो गो थ्रू करें। तो इस तरीके से हम केपी पद्धति से किसी भी हाउस के रिजल्ट को जान सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाना चाहा। बाकी हमारे कमेंट बॉक्स में एक डिटेल्स आई हुई थी, चार्ट ले लेते हैं उसको, आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपको भी समझने में मदद मिलेगी। ये चार्ट है। इस चार्ट में आप देखिए, रुकिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, अब आपको ये चार्ट क्लियर दिख रहा होगा। अब जैसे मैंने अभी केपी एस्ट्रोलॉजी की बात की, अगर हमको इस आदमी के बारे में समझना है, इस इंसान के बारे में समझना है कि ये इंसान कैसा है, तो हम ये फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को लेंगे। इस हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है? राहु। अब राहु की प्लेसमेंट हमको ये देखना है। अगर राहु अनटेनेंटेड प्लेनेट है, मतलब वो किसी का नक्षत्र स्वामी नहीं बना है, तो वो अपने भी रिजल्ट देगा। तो ये राहु यहाँ पर अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ये किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है। अब फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा, तो इसका मतलब ये व्यक्ति प्रॉपर्टी, रुपए पैसे और वाहन, घर के सुखों के प्रति ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अपनी माँ से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, है ना। इसको हमेशा जो है ना, जब भी इसके सामने प्रॉपर्टी की आप बात करेंगे, तो उस पे बात करना इसको बहुत पसंद आएगा। इसकी हार्दिक इच्छा रहेगी कि मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ी हो,
अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हो और घर में सुख शांति रहे। ठीक है। अब जो भी प्लेनेट होता है ना उसका जो भी कस्पल सब लॉर्ड होता है उसका नक्षत्र लॉर्ड भी उसके रिजल्ट देता है। अब राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है यहाँ पर वो शनि है। अब शनि कहाँ पर बैठा हुआ है? शनि सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। तो जब भी फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सिक्स हाउस का नक्षत्र लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा, तो सिक्स हाउस किसका है? सिक्स हाउस है बीमारी का, रोग रिपू ऋण शत्रु का। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बीमार करेगा। तो ये व्यक्ति अ, जीवन में कभी ना कभी बीमार भी रह सकता है, इसके शत्रु वगैरह भी रहेंगे। तो इस तरीके से किसी भी चार्ट को हम बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह इस चार्ट के बारे में जब कोई भी चीज के बारे में आपको देखना हो, जैसे इसके पैसे के बारे में देखना हो तो सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉट उठाएंगे। इसके करियर के बारे में देखना हो तो टेंथ हाउस का कस्पल सब लॉट उठाएंगे। तो इस तरीके से हम इस चार्ट को बहुत ही इजिली तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अब इस कुंडली वाले की जो इन्होंने अपना डिटेल दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि इनकी सेहत सही नहीं रहती। अब सेहत क्यों नहीं सही रहती इसको जरा समझते हैं। इसको हम केपी कुंडली के हिसाब से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनके ग्रह योग के बारे ग्रह प्लैनेट पोजीशन जिस हाउस में जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य के साथ में बुध है और बुध खराब स्थिति में है। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। अब यहां पर बुध खराब हो गया, गुरु भी खराब है। क्यों? क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो गुरु खराब हो जाता है, और चंद्र चंद्र और केतु जब भी साथ में होते हैं बुध खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, चंद्र केतु को मंगल की टक्कर लग रही है। मंगल की टक्कर चंद्रमा पे लग रही है, ठीक है, लेकिन मंगल की टक्कर जो केतु पे लग रही है ये ठीक नहीं। अब चंद्र राहु या चंद्र केतु, मैंने आपको बताया बुध खराब हो जाता है। चंद्र केतु हो तो बृहस्पति भी खराब हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दिमाग की जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो कुदरत खत्म कर देती है। और इस पोजीशन में कहीं ना कहीं सेहत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि सिक्स हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में आ गया, गुरु के साथ में बैठा हुआ है, और सैटर्न साथ में। तो जब भी इस तरीके की पोजीशन बनेगी तो इनकी मानसिक स्थिति भी खराब रहेगी। चंद्रमा के साथ में केतु है, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो कहीं ना कहीं सेहत में खराबी, मानसिक स्थिति गड़बड़, डिप्रेशन वगैरह होना, तो ये सब इनकी स्थिति रहेगी। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए इनको करना क्या चाहिए? इनको 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दें। जो जुपिटर यहाँ पर खराब स्थिति में बैठा हुआ है उसको, उसकी एनर्जी को हमको सेकंड हाउस में पहुंचाना होगा, और वीनस और शनि से उसको अलग करना होगा। क्योंकि शनि भी यहाँ बहुत खराब कंडीशन में बैठा हुआ है। जब भी राहु पहले केतु बाद में होता है सेकंड खराब हो जाता है, और उसके साथ में जुपिटर। तो जुपिटर की एनर्जी को हटाने के लिए 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देना है। बीच नाक के बीच में नाक छेदन कराना है कम से कम 6 दिनों तक। बुध का उपाय हो गया। और तांबे का पैसा गले में पहनना है। जो तांबे का पैसा होता है जिसके बीच में छेद होता है उसको गले में पहनना है। ये भी बुध का उपाय है। सूर्य के साथ में एनर्जी देके उसको गले में पहनेंगे तो बुध के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। और क्या करना है इनको? घर की नींव में 4 किलो 4 किलो काले, जो काले रंग की जो मसूर होती है उसको इनको दबाना है। और काले सफेद तिल इनको हमेशा गरीबों में दान करते रहेंगे। तो ये अगर ये उपाय करते हैं तो इनकी सेहत भी सही रहेगी, और ये जिस मानसिक पीड़ा से ये गुजर रहे हैं वो भी इनको काफी हद तक रिलीफ पैदा करेगी। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम चार्ट का विश्लेषण करते हैं। इसको केपी कुंडली के हिसाब से चार्ट को हम देख सकते हैं कि डीपली एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद में लाल किताब के हिसाब से इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस चार्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो
एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, केपी का कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। जिसको भी इनरोल करना है वो दिए हुए फोन नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसको इनरोल कर सकता है। जय श्री राम। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए।